दिल्ली में G20 सम्मेलन का सफल आयोजन रहा, कई मायनों में अहम है। इसमें एक बड़ा फैसला भारत से पश्चिम एशिया होते हुए यूरोप से संपर्क के गलियारों को लेकर हुआ है। दो हिस्सों में तैयार हो रहे इस कॉरिडोर के से आने वाले वक्त में भारत, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएस, ईयू समेत कई देशों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। अब से कुछ देर पहले भारत और सऊदी अरब के बीच अहम द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की बेहतरी के लिए दोनों देशों के रिश्ते अहम हैं और नए कॉरिडोर से व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। एक नजर डाल लेते हैं इस कॉरिडोर पर, जिसको कि करिश्माई कॉरिडोर कहा जा रहा है। दरअसल ये भारत और यूरोप को और पास लेकर आएगा। इससे व्यापार सस्ता और तेज होगा, गति तेज होगी। साथ ही इससे चीन का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका भी ठोस जवाब माना जा रहा है। चीन की तरह कर्ज के जाल में ये नहीं फंसाएगा। साथ ही चीन के BRI इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत BRI का हिस्सा नहीं है, जबकि पाकिस्तान, केनिया, जाम्बिया, लाओस, मंगोलिया ये तमाम देश हैं जो BRI का हिस्सा हैं और चीन के कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। वहीं यूएई और सऊदी अरब भी चीन से अपनी नजदीकी बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि नया कॉरिडोर इसका भी एक तरह से जवाब देने का प्रयास है। और ये BRI योजना चीन की क्या है? 10 साल इसको हो चुके हैं। 2013 में इसको शुरुआत इसकी की गई थी। सिल्क रूट जो पुराना था उसको एक तरह से रिवाइव करने की कोशिश है। आर्थिक बेल्ट है जो कि अलग अलग महाद्वीपों से होकर जा रहा है। चीन से दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, रूस, यूरोप तक का सड़क मार्ग है और चीन के तटीय इलाकों का समुद्र मार्ग से एशिया के कई इलाकों से संपर्क भी। और इसके तहत अब तक 155 देशों, 32 संगठनों के साथ 215 समझौते हो चुके हैं। तो क्या वाकई भारत और जो तमाम मुल्क साथ आ रहे हैं चीन के इस BRI का जवाब देने के लिए इस परियोजना को लेकर आ रहे हैं, या इसके पीछे उनके अपने भी आर्थिक सामरिक हित हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय शंकर जी जो कि पूर्व वाणिज्य सचिव हैं, और ब्रह्म चेलानी जी, सामरिक मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। सबसे पहले ब्रह्म चेलानी जी, आपके पास आना चाहूँगा। क्या आप मानते हैं कि ये जो परियोजना जिस पर कि दस्तखत हुए हैं इस G20 सम्मेलन में, ये चीन के BRI का जवाब है, या फिर ये भारत और जो अन्य देश इसमें शामिल हैं उनके अपने आर्थिक और सामरिक हितों से जुड़ा हुआ मामला है? चीन के BRI के काउंटर के हिसाब से तो हम देख सकते हैं, मगर जो देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर असलियत ये है कि ये जो प्लान है इस समय एक प्रपोजल है, ये प्रोजेक्ट नहीं है, प्रपोजल है, क्योंकि इसके बारे में जो इसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है वो स्टडी नहीं हुई है। पहले तो इसको एग्जामिन करना पड़ेगा बहुत केयरफुली कि इसका कितना बजट होगा, इसके क्या डायमेंशंस होंगे, जो पॉलिटिकल, जैसे रेल कॉरिडोर होगा, रेल कॉरिडोर कैसे आएगा भारत तक, इसके बारे में भी इस समय कोई सोच नहीं हुई है। तो इस समय ये एक आइडिया ही है, एक प्रोजेक्ट नहीं है जी। लेकिन जो भी आइडिया भी अगर आप मान करके चले, क्योंकि एक तरफ BRI का उदाहरण हमारे सामने, जिसको कि 2023 में, यानी इस साल 10 साल पूरे हो गए, 2013 में ये शुरू हुआ था और अभी इसको लेकर के कॉन्फ्रेंस भी चीन में होने जा रही है। तो अगर हम ये देखें कि BRI जो कि एक तरह से जमीन पर उतरा हुआ है, उसकी सफलता या असफलता, या कहें कि उसका जो मिशन था वो किस हद तक कामयाब हुआ है, ये भी हम क्या इस बारे में कुछ आकलन कर सकते हैं? आप हमसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूँ चेलानी साहब। देखिए, जो चीन का BRI है वो 10 साल पहले शुरू हुआ था, तो पहले सालों में तो काफी प्रोग्रेस हुआ BRI का। मगर चीन ने क्या किया कि लोन देके कई देशों को डेथ ट्रैप में फंसा दिया। कई सारे अफ्रीकन, एशियन और लैटिन अमेरिकन देश चीन के डेथ ट्रैप में फंस गए हैं। तो अब क्या है कि BRI के खिलाफ एक तरह का बैकलैश दिखाई दे रहा है डेवलपिंग वर्ल्ड में, और वेस्टर्न देशों से भी एक बैकलैश आ रहा है। जैसे दिल्ली के G20 समिट में इटली की प्राइम मिनिस्टर ने चीन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने अनाउंस किया कि इटली BRI से हट रहा है। तो इस तरह का बैकलैश हो रहा है BRI के खिलाफ, और चीन की जो BRI फंडिंग है, फाइनेंसिंग, वो काफी तक घट गई है। तो BRI तो इस समय एक तरह का ऑन होल्ड है, या देखिए जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह हैं, इन देशों को एक चीन अब इस समय
बेल आउट फंड्स दे रहा है। बीआरआई प्रोजेक्ट्स परस्यू नहीं कर रहा, बेल आउट फाइनेंसिंग अधिकतर हो रही है इस समय, क्योंकि कई सारे देश चीन के डेथ ट्रैप में फंस गए हैं। मगर जो काउंटर है बीआरआई का काउंटर है, ये तो सिर्फ एक ही काउंटर है, ये जो शिपिंग और रेल कॉरिडोर है भारत से यूरोप तक। मगर इसके अलावा नई दिल्ली की समिट में, G20 की समिट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था कि वर्ल्ड बैंक और IMF की जो लेंडिंग कैपेसिटीज हैं वो बढ़ाई जाएं। जी हाँ, अमेरिका ने 25 बिलियन डॉलर जर्मनी और कई सारे देश वर्ल्ड बैंक को और IMF को अधिक कैपिटल देने वाले हैं आने वाले महीनों में। इससे इन दोनों इंस्टीट्यूशंस की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। जी, अजय शंकर जी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। ये जो प्रोजेक्ट जिसका कहा जा रहा है कि मूर्त रूप लेने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी ये परियोजना कम से कम सहमति बन गई कि शुरू की जाएगी। भारत जो कि इसके केंद्र में रहेगा, अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के पश्चिम एशिया तक की बात करें, यूरोप तक की बात करें, तो बीच में भारत केंद्र में आता है। तो इस लिहाज से भारत को क्या क्या लाभ होने की उम्मीद आप देखते हैं आर्थिक दृष्टि से? इस परियोजना को या इस कल्पना को एक सामरिक परिप्रेक्ष्य में और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। तो ये बीआरआई का आज जवाब नहीं है, क्योंकि बीआरआई जो था वो अफ्रीकी देशों में, जो विकासशील देशों है उनमें बड़ी परियोजना के लिए चीन ने ऋण दिया, और ऋण देकर वो बड़े ठेके लिए, और उन ठेकों के द्वारा उनके यहाँ जो क्षमता थी अधिक उत्पादन की, उसका उपयोग हुआ और उनको मुनाफा हुआ, और ये छोटे देश हैं वो ऋण में डूब गए। ये जो प्रोजेक्ट है ये अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया है, और इसमें कोई बड़े ऋण की बात नहीं है, क्योंकि अरब देशों के पास पैसे की कमी नहीं है, बिल्कुल यूरोप के पास भी पैसे की कमी नहीं है, और सौभाग्यवश हम लोग भी आर्थिक कठिनाई में नहीं है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा तो सामरिक संकेत है और इशारा है, और वो ये है कि, और जैसे कि अमेरिका के डिप्टी NSA ने पब्लिकली कहा कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनको साथ लाने का ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इसमें इजराइल भी है, जॉर्डन भी है, सऊदी अरेबिया भी है और UAE भी है। जी, मिडिल ईस्ट में जो पिछले कुछ दशकों से काफी तनाव रहा है, तो इस प्रोजेक्ट से उम्मीद की जाती है कि ये लोग साथ हो जाएंगे। दूसरी बात है कि मिडिल ईस्ट और यूरोप जुड़ जाएंगे, और जो यूरोप की निर्भरता है रूस के गैस पर वो कम हो सकती है, और इसमें आज ही बात हो रही है हाइड्रोजन की पाइपलाइन बनेगी। जब गैस का युग समाप्त होगा तो गैस जो है उसकी जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा, और ये जो मिडिल ईस्ट के राष्ट्र हैं इनके पास समुद्र के पानी की कमी नहीं है, सोलर एनर्जी की कमी नहीं है, तो वो जैसे वो तेल और गैस के उत्पादन से वो संपन्न है, वैसे ही वो हाइड्रोजन के उत्पादन से संपन्न हो सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन पाइपलाइन की कल्पना की गई है, और अमेरिका चाह रहा है भारत की दृष्टि से अगर देखें तो जैसे हमारा निर्यात है वो कम हो रहा है, अभी हमने देखा कि निर्यात में थोड़ी कमी आई है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की परियोजनाएं अगर आती हैं तो भारत का निर्यात बढ़ेगा और इससे हमारी जो आर्थिक समृद्धि है वो भी बढ़ सकती है? नहीं, एक मिनट, यही मैं कहने जा रहा था कि इसमें एक रेल लिंक भी है यूरोप के साथ, और भारत को इसमें इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि हमारा औद्योगिक विकास तेजी से हो और नई तकनीकियों में हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। तो अगर आप देखें कि बाइडेन साहब जब आए थे तो एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ, जिस पे उतना ध्यान नहीं गया है, क्योंकि उसमें बहुत सी ठोस बातें कही गई है कि कैसे अमेरिका और भारतवर्ष मिलके बहुत तेजी से भारत का औद्योगिकरण नई टेक्नोलॉजीज में करेंगे। तो ये जब नई टेक्नोलॉजीज के उत्पादन का भारत क्षेत्र बनेगा, और जैसे कि हम किसी जमाने में सॉफ्टवेयर में बने, तो एक मिडिल ईस्ट और यूरोप में निर्यात की हमारे लिए बहुत बड़ी संभावनाएं बनेगी। तो हमारा इसमें जोड़ना एक राजनीतिक संकेत भी है कि अमेरिका और यूरोप हमें देख रहे हैं कि चीन के सब्स्टिट्यूशन में नहीं, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव।
बिल्कुल। और तो भारत को विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ब्रह्मचर्याणी जी, भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उस पर आप किस तरह का असर पड़ते देख रहे हैं इस नए घटनाक्रम से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 वर्षों में भारत चीन से लगातार अपना आयात कम करने की कोशिश कर रहा है। कई जो कंपनियां चीन की भारत में आ रही थी उनके ऊपर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, और साथ ही हमने ये भी देखा कि भारत अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए PLI जैसी कुछ स्कीम्स लेकर के आया है। तो ये सब चीजें अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर हम भारत में उत्पादन करेंगे, माल बनाएंगे, तभी उस माल को हम इस रास्ते के जरिए यूरोप और अन्य देशों में भेज सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। भारत कोशिश कर रहा है कि चीन पर जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट का वो रिड्यूस हो, मगर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पिछले कुछ सालों से चीन का जो ट्रेड सरप्लस है भारत के साथ वो हर साल बढ़ रहा है। पिछले साल 50% के ऊपर बढ़ गया, $100 बिलियन के ऊपर चला गया। तो भारत का जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है चीन पर, इसको कम करना भारत के हितों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस समय चीन बॉर्डर पर अग्रेशन कर रहा है भारत के खिलाफ, और साथ ही साथ फायदा भी उठा रहा है ट्रेड के रूट से। हर साल उसका जो ट्रेड सरप्लस बढ़ रहा है। तो इस तरह का ये जो सिचुएशन है इसको बदलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जो कोशिश रही है, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट बने तो उनका राष्ट्रपति बनने से अमेरिका के जो रिश्ते थे सऊदी अरेबिया के साथ उनको काफी धक्का लगा, क्योंकि बाइडेन ने कहा था प्रेसिडेंशियल कैंपेन में कि वो सऊदी अरेबिया को एक पराया स्टेट बनाएंगे। तो अब क्या है कि बाइडेन अब कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के रिश्ते सऊदी अरेबिया के साथ दोबारा मजबूत बने। तो पिछले साल पिछले साल के जुलाई में वो सऊदी अरेबिया भी गए थे। तो अब जो रिश्ते बेटर हो रहे हैं सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच, उसके वजह ये शिपिंग और रेल कॉरिडोर की अनाउंसमेंट हुई। मगर ये रेल कॉरिडोर भारत तक कैसे आएगा? कि पाकिस्तान के थ्रू आएगा, क्योंकि ज्योग्राफिकली तो इंडिया कंटिग्यूअस नहीं है मिडिल ईस्ट के साथ। इसमें तो जो दिखाया गया है कि शिप जो है वो दुबई तक जाएंगे और दुबई से लेकर के हाइफा तक एक जो है रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसमें भारत पूरी मदद करेगा, क्योंकि भारत की एक्सपर्टीज है ये बात करेगी। लेकिन जाते जाते अजय शंकर जी, आपसे समझना चाहूंगा यही बात जो ब्रह्मचर्याणी जी कह रहे थे, सऊदी अरब और UAE जिस तरह से चीन के नजदीक जाते हुए दिखाई दे रहे थे, सामरिक दृष्टि से क्या आपको लगता है कि ये भी प्रोजेक्ट इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उन्हें वापस अपनी ओर लाने में ये थोड़ा बहुत मददगार साबित हो सकता है? बाइडेन जी की बहुत कोशिश रही है कि जो सामरिक दृष्टिकोण से अमेरिका ने स्पेस खो दिया था, पश्चिमी यूरोप से दूर हो गए थे, तो बाइडेन ने बहुत कोशिश की है कि अमेरिका का पुनः ठोस नेतृत्व स्थापित करें। और इस कॉरिडोर में भी आप देखें तो व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट कहता है कि 6 हफ्ते में इसकी मीटिंग होगी, इसका क्रियान्वयन कैसे करें। और इसमें भारत को एक और फायदा हो सकता है, वो ये है कि पहली बार भारत इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में भाग लेगा, और जिससे इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का खर्च कम होगा, क्योंकि भारतीय जो मैन पावर है उसका खर्च कम है और उसकी क्षमता विश्व में सबसे बराबर है। तो भारत को अनुभव मिलेगा विदेशों में कार्य करने का, रेल लाइन में, पोर्ट में, पाइपलाइन में। तो उससे फिर आगे एक संभावना बनती है कि भारत और यूरोप और अमेरिका मिलके जो विकासशील देश हैं अफ्रीका वगैरह में, वहां भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें, और तब ये BRI का ऑल्टरनेटिव बनेगा। लेकिन आज ये सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण कदम अमेरिका ने लिया है, और हमारे लिए इसकी बहुत संभावना बनती है। लेकिन हमारे ऊपर है कि हम कितनी जल्दी अपना तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से इस प्रोजेक्ट का फायदा उठाते हैं। लेकिन संभावनाएं जो है अपार हैं, अनंत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय शंकर जी और ब्रह्मचर्याणी जी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और इतने महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में विस्तार से समझाने के लिए।